अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त के तलबा का हम आज की इस क्लास में खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आप सबको आज की ये सुबह, आज का ये दिन हुसूल तालीम के लिए एक अच्छा दिन साबित हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफ़े वाले इल्म के हुसूल को हमारे लिए आसान फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और रोज़ाना की बुनियादों पर अपने लिखने और पढ़ने के सिलसिले को जारी रखे होंगे। पिछले एक हफ्ते के दौरान कुछ तकनीकी मसला पैदा हो गया था, जिसके सबब हमारे डिपार्टमेंट का इंटरनेट कनेक्शन ख़राब था। हमारी क्लासेस का वक्त टाइम के हिसाब से सुबह जल्दी शुरू नहीं हो रहा था, जिसके लिए हम माजरत खां हैं। आज की क्लास में हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अगरचे कि हमने पिछली क्लास में इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू की थी, आज उसी मौजू पर हम तफसील के साथ आपसे बात करेंगे। हमारा मौजू है तर्जुमा, तर्जुमा निगारी और सब एडिटिंग। अजीज तालिब इल्मों, यूं तो आप लोगों ने दाखिला लिया है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्स में। इस कोर्स के दौरान आपको तर्जुमे का मजमून पढ़ाया जा रहा है, तो लाजिम बात है आपके जहनों में ये सवाल ज़रूर आएगा कि हम शोबे तरसील आम और सहाफ़त के कोर्स में दाखिला लिए हैं और हमें तारुफ पेश किया जा रहा है, हमें तर्जुमे की अहमियत बतलाई जा रही है। तो अजीज तालिब इल्मों, जैसा कि हमारी पिछली क्लासों में इस मौजू पर मैंने बात की थी कि तर्जुमे के बगैर 21वीं सदी में सहाफ़त का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। अगर मैं अपनी बात को सिर्फ खबर रसानी के काम तक महदूद रखूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ ज़बानें सरकारी ज़बान का दर्जा रखती है। मुख्तलिफ ज़बानों को रियासती सतह पर, सूबाई सतह पर सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। सिवाय जम्मू कश्मीर के उर्दू को कहीं भी पहली सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल नहीं है। हाँ, कई एक रियासतें ऐसी है जहां पर उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है। और हम जब अखबारात का मुतालिया करते हैं, अखबारात चाहे उर्दू के हो, हिंदी के हो या अंग्रेज़ी के हो या फिर किसी भी इलाकाई ज़बान के, उन अखबारात में शाया होने वाले मवाद का जब हम तज्जिया करते हैं, जो कंटेंट अखबारात में शाया होता है उसका जब हम जायज़ा लेते हैं, तो ये बात मालूम होती है कि अखबार में शाया होने वाला, किसी भी ज़बान की न्यूज़पेपर में शाया होने वाला बेशतर मवाद, ज़्यादातर कंटेंट वो तर्जुमा शुदा होता है। कल जब पार्लियामेंट में मरकजी वजीर ने अपना बजट पेश किया तो वो अंग्रेजी में मुखातिब कर रही थी, अंग्रेजी में वो अपना बजट पेश कर रही थी, हिंदी का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन बजट की हवाले से, बजट की तकरीर जो कल पार्लियामेंट में मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने पेश की, वो हिंदुस्तान के सभी अखबारात में आज शाया हुई है। अंग्रेजी अखबारात, तेलुगु अखबारात, तमिल अखबारात, कन्नड़ अखबारात, हिंदी अखबारात, उर्दू अखबारात, आप हर अखबार में देख लीजिएगा आज उस मरकजी बजट के हवाले से खबरें नुमाया सुर्खियों के साथ, जली हरूफ में, बोल्ड हेडलाइन के साथ शाया की गई है। तो अब आप इस मिसाल से समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी मीडिया को रोजाना की बुनियादों पर खबरें हासिल करने के लिए, जमा करने के लिए, खबरें पब्लिश करने के लिए तर्जुमे की जरूरत पड़ती है। और अगर हम आलमी सतह पर देखें, बैनुल अक़वामी सतह पर जायजा लें, जैसे कल हुकूमत सऊदी अरब ने ऐलान किया
क्या ऐलान किया? ऐलान ये किया कि इस मर्तबा रमजानुल मुबारक के दौरान सऊदी अरब से बाहर रहने वाले लोगों को उम्रे की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस के मुसलसल बढ़ते हुए वाकयात को रोकने के लिए सऊदी अरब ने कई एक इकदाम का ऐलान किया, जिसमें जो लोग अब सऊदी अरब में दाखिल होना चाह रहे हैं उनके लिए ये जरूरी करार दिया गया कि वो दुबई में, यूएई में क्वारंटाइन करें पहले, और फिर उसके बाद जब सऊदी अरब में लैंड करें, सऊदी अरब पहुंचे, तो वो अपने साथ रिपोर्ट लाएं कि वो कोरोना से महफूज हैं। इसके बावजूद रोजाना की बुनियादों पर सऊदी अरब में कोरोना के केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो सऊदी हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब की जो सरकारी जबान है वो अरबी जबान है। सऊदी अरब की जानिब से जब ये उम्रा के हवाले से अहम ऐलान सामने आया कि इस मर्तबा रमजान पे बैरून सऊदी अरब रहने वालों को शायद मौका नहीं मिलेगा, सऊदी हुकूमत का ऐलान है। इस ऐलान को सुनने में, इस ऐलान को पढ़ने में, इस ऐलान के मुताल्लिक जानने में दुनिया भर के मुसलमानों को दिलचस्पी है, लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत ने जो ये ऐलान जारी किया वो अरबी जबान में था। तो अब अरबी जबान से उसका तर्जुमा होगा अंग्रेजी में, ताकि अंग्रेजी जबान जानने वाले लोगों तक वो इत्तला पहुंचे। अरबी जबान में जारी करदा सऊदी हुकूमत के इस हुक्मनामे का तर्जुमा उर्दू में होगा, मलयाली में होगा, हर जबान में होगा। क्यों? कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, सारे आलम में जो फैले हुए हैं, जो सऊदी अरब से बाहर रहते हैं, वो सिर्फ अरबी नहीं जानते। पड़ोसी ममालिक है सऊदी अरब, मशरिक वस्ता, जहां पर अरबी बोली जाती है, अफ्रीका के बाद ममालिक है जहां पर अरबी बोली जाती है, लेकिन सारी दुनिया में जो मुसलमान फैले हुए हैं वो अरबी नहीं जानते। अरबी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके हम मुसलमानों का भी यही आलम है कि बहिस्सत मुसलमान हम अरबी पढ़ लेते हैं, कुरान मजीद को पढ़ लेते हैं, नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और जब कोई नात शरीफ पढ़ता है तो अपना सर झूम झूम कर हिलाते हैं नबी से मोहब्बत में। लेकिन अजीज तालिब इल्मों, बहिस्सत मुसलमान हम पर जो जिम्मेदारी है, नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब इस दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो कुरान मजीद हम तक पहुंचा है, वो कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजे गए। इस पस मंजर में जो ड्यूटी एज ए मुस्लिम हम पर आयद होती है, क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपनी उस ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सोचना चाहिए। हम शोबे तरसील इल्म और सहाफत के तालिब इल्म हैं, तो क्या हमसे सवाल नहीं होगा, क्या मुझसे सवाल नहीं होगा कि जो जिम्मेदारी बहैसियत मुसलमान मुझ पर आयद हो रही थी, क्या मैंने उस जिम्मेदारी को पूरा किया? तो मेरा अलमिया यह है कि मैं कुरान को पढ़ता हूं मगर समझता नहीं कि भाई उसमें अरबी जबान में क्या लिखा गया है। बस उसको पढ़ता हूं, चूमता हूं और उठा के उसको ऊपर किसी रैक में अच्छे अच्छे मुकाम पर अदब और एहतराम के साथ रख देता हूं। नया मकान हो, नई दुकान हो, नई गाड़ी हो, या फिर खास मौकों पर कुरान मजीद को निकाला जाता है और फिर उसको तिलावत करके उसको दम करने के लिए फिर वापस वहां पर लें। जो बात उसमें लिखी गई है, जो पैगाम उसमें है, वो ना मैं समझ पाया, और ना जो ड्यूटी मेरी थी वो उस ड्यूटी को मैं पूरा कर पाया कि वो उसको मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। तो अजीज तालिब इल्मों, अरबी जबान के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो अरबी जबान के हवाले से भी हमारा यही मसला है कि हम अरबी नहीं समझते। सऊदी हुकूमत ने अगर सर्कुलर निकाला है कि इस मर्तबा रमजान में बैरून सऊदी अरब से आने वाले जो मोतमरीन हैं या जो उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन दुनिया भर में मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी सर। जी सर। जी जिन तक नहीं पहुंच रही है उनसे मेरी दरखास्त है कि बराए करम वो अपना कनेक्शन, अपना हेडफोन चेक कर लें। तो मैं आपको बतलाना चाह रहा था कि तर्जुमे की बड़ी जरूरत है। ये तो मैं आपको मिसाल दिया, उस मिसाल में मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब से अगर अरबी में कुछ हुक्मनामा निकल रहा है, कुछ गाइडलाइन जारी हो रहे हैं, तो उस गाइडलाइंस को
सभी जबानों में तर्जुमा करना जरूरी है, और फिर सहाफत के जरिए से ही ये पहुंचता है। मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ कौमों के जो अपनी अपनी जबान है, उसमें तर्जुमे के बाद ये चीज पहुंचती है। तो सऊदी हुकूमत ने तो एक एलामिया जारी किया है। जब हम अखबार उठा के देखते हैं, टेलीविजन चैनल देखते हैं, तो रोजाना की बुनियादों पर ऐसे बेशुमार खबरें हमें मिलेंगी। अमेरिका में अभी नए सदर ने हल्फ ले लिया है, इंतजामिया की तब्दीली, पॉलिसी तब्दीली हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप रुखसत हो गए हैं, तो वहां से रोजाना की बुनियादों पर खबरें हमें मौसूल हो रही हैं, पढ़ने को मिल रही हैं। हम हिंदी अखबार जब पढ़ रहे हैं तो उसमें ये खबर भी हमें पढ़ने को मिलती है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो साबिका सदर, सुबुकदोश सदर, उनके दामाद को नोबेल इनाम के लिए फॉर पीस, पूरे विश्व भर में उन्होंने अमन के ख्याल के लिए काम किया, उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। इस हवाले से एक खबर थी। तो ये खबर जब हम हिंदी अखबार में पढ़ रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो खबर है ओरिजिनली इंग्लिश में थी, अंग्रेजी में थी, तो वहां पर किसी ने तर्जुमा किया है, तभी तो वो हमें हिंदी में पढ़ने को मिल रही है। तो इस चीज को समझना है कि तर्जुमे के बगैर हम खबर निगारी का, सहाफत का, मीडिया का तस्वुर नहीं कर सकते। और अगर हम कंटेंट वाइज पूरे मवाद के एतबार से, मवाद के हिसाब से अगर तज्जिया करें, तो पता चलेगा कि सिर्फ बैनुल-अक़वामी खबरें नहीं, कौमी खबरों के हवाले से अभी पिछले दिनों मन की बात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला के एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जिसने अपने तौर पर सफाई के हवाले से काम किया था। तो केरला के हवाले से क्या बात मशहूर है कि केरला की जो जबान है मलयाली जबान है। और ऐसे ही तमिलनाडु के हवाले से पिछले दिनों अपोजिशन लीडर एमपी राहुल गांधी, कांग्रेस के जो लीडर राहुल गांधी, जब वो तमिलनाडु गए तो राहुल गांधी तमिल नहीं जानते और सभी तमिलियंस को अंग्रेजी नहीं आती। तो राहुल गांधी जब तमिलनाडु में प्रोग्राम कर रहे थे तो वो अंग्रेजी में बोल रहे थे और उनके साथ कोई इंटरप्रेटर था, कोई ट्रांसलेटर था जो तमिलियन तक उनकी बात को तर्जुमा करके पहुंचा रहा था। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में अपना प्रोग्राम किया, लेकिन उस प्रोग्राम का कवरेज पूरे मुल्क के बड़े बड़े मीडिया इदारों ने, बड़े बड़े अखबारात ने किया। लेकिन वो सारे अखबार अंग्रेजी के नहीं थे कि राहुल गांधी ने अंग्रेजी में बात की, उसकी खबर हिंदी में भी छपी, उसकी खबर तेलुगु में भी छपी, उसकी खबर उर्दू में भी छपी। तो इस चीज को आपको मद्देनजर रखना है। जैसे एक और मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में वहां के वजीर आजम इमरान खान ने कल एक प्रोग्राम किया, फोन इन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को पाकिस्तानी मीडिया ने लाइव ब्रॉडकास्ट किया। उन्होंने क्या किया उन फोन इन प्रोग्राम में कि सभी पाकिस्तानियों के लिए फोन लाइन ओपन रखी गई थी कि वो फोन करके अपने वजीर आजम से रास्त बात कर सकते थे, सवाल कर सकते थे। सारी मीडिया ने उसको नशर किया। लेकिन ये सारी जो गुफ्तगू थी इमरान खान की पाकिस्तानी वजीर आजम की, वो उर्दू जबान में थी। लेकिन खुद पाकिस्तान के ही अंग्रेजी के अखबार ने आज उस खबर का कवरेज किया, आज उस खबर को पेश किया। लाजिम है फिर तर्जुमे की जरूरत। अगर किसी बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे या दूसरे अखबार ने भी, जो पाकिस्तान से नहीं बल्कि किसी दूसरे मुल्क से शाया होता है, उस खबर को अगर पेश कर रहा है तो लाजिमात है वहां पर तर्जुमे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी वजीर आजम ने उर्दू में बात की और जिस अखबार के लिए रिपोर्ट करना था वो अंग्रेजी में शाया होता है, तो उसका तर्जुमा आपको उर्दू जबान से अंग्रेजी में करना पड़ेगा। हमने सऊदी अरब की मिसाल ले ली, हमने पाकिस्तान की मिसाल ले ली, हमने केरला की मिसाल ली, हमने तमिलनाडु की मिसाल ली। चीन के हवाले से क्या खबर है कि इन दिनों आलमी इदारे सेहत की एक टीम तहकीकात के लिए चीन गई हुई है टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ कोविड। कोविड क्यों फैला? क्या वाकई वुहान की मार्केट से ये कोविड का जो वायरस है वो इंसानों में मुंतकिल हुआ? उस बात का जायजा लेने के लिए एक इंटरनेशनल जो टीम है, बैनुल-अक़वामी जो टीम है, वो वुहान के दौरे पर गई हुई है। अब चीन में जो जबान बोली जाती है वो चीनी जबान है। जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट चीन गए हैं वो लाजिम बात है वो चीनी जबान नहीं जानते।
तो उन्हें किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा? मुतरज्जिम का सहारा लेना पड़ेगा, उन्हें इंटरप्रेटर का सहारा लेना पड़ेगा। और फिर ये टीम गई हुई चीन में है, और चीन में ये लोग अपनी रिसर्च कर रहे हैं, अपनी फैक्ट फाइंडिंग का जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन उसकी खबर सारी दुनिया के मीडिया में शाया हो रही। सब मुंतजिर हैं कि ये क्या इतनी आसानी से इस टीम को पता लग सकेगा कि वाकई चीन इस वायरस के फैलाव के लिए जिम्मेदार है। तो चीन के जो आला ओहदेदार हैं या चीन के जो जिम्मेदारान हैं, जिनसे ये बैनुल अक़वामी कमेटी बात करेगी, ये लोग जब गुफ्तशनीद करेंगे या फाइंड आउट करेंगे या अपनी तौर पर रिसर्च करेंगे, उनको भी वहां पर तर्जुमे की जरूरत पड़ेगी। और इनका काम रोजाना की बुनियादों पर इंटरनेशनल मीडिया का, जैसे ये टीम जब पहले चीन पहुंची तो इनको क्वारंटाइन किया गया कि ये लोग खुद जब चीन पहुंचे हैं, और चीन में इनकी विजिट का मकसद, इनके दौरे का मकसद था कि इस बात का पता लगाया जा सके कि वुहान शहर से फैलने वाला जो कोविड-19 कोरोना वायरस है, क्या वो वायरस किसी लैब में बनाया गया है? क्या चीन ने दानिस्ता तौर पर जानकर भी इस हवाले से दुनिया को इत्तला नहीं की, दुनिया को बाखबर नहीं किया कि इस तरह का वायरस फैल रहा है? ये सारी तफसीलात के जवाबात, इन सारे सवालात के जवाबात ढूंढना उस बैनुल अक़वामी टीम की जिम्मेदारी है जो इन दिनों चीन के दौरे पर है। तो इसका कवरेज रोजाना की बुनियादों पर इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, और आप देख लीजिए फिर ये काम हो रहा है चीन में, और फिर ये बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारों के तवज्जुह से सारी दुनिया के मीडिया में जा रहा है। इसी तालमेल में एक और मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा। पिछले क्लासों में भी हमने सरसरी इसका जिक्र किया था कि पिछले बरस जापान में ओलंपिक के मुकाबले होने वाले थे। एज पर शेड्यूल पहले से जो ऐलान हुआ था, उस ऐलान के हिसाब से ये जो ओलंपिक के मुकाबले हैं, ये मुकाबले जापान में होने वाले थे। कोरोना वायरस कोविड-19 के सबब मुकाबलों को मुलतवी कर देना पड़ा, क्योंकि जापान में भी लॉकडाउन ऐलान किया गया था। तो ओलंपिक के मुकाबलों के हवाले से उसमें दुनिया के हर मुल्क से खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हैं। 300 से ज्यादा गोल्ड मेडल होते हैं, सिर्फ गोल्ड मेडल 300 से ज्यादा होते हैं, यानी 300 अलग अलग कैटेगरीज के मुकाबले होते हैं। तो उसमें जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, अमेरिका से उसमें खिलाड़ी जाते हैं। खुद चीन एक बड़ा मुल्क है जो अपना बहुत बड़ा वफद, बहुत बड़ा ट्रूप भेजता है मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए। चीन की जबान अलग है। जापान जो मेजबान मुल्क रहेगा, अगर इस साल होते हैं ओलंपिक मुकाबले, उसकी बहुत बड़ी टीम रहेगी। रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जो अपनी टीम वहां पर भेजता है। हिंदुस्तान से वहां पर टीम जाएगी। फुटबॉल के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के टीमें जाएंगे। लेकिन एक चीज आप नोट कीजिएगा, ये जितने ममालिक से लोग वहां पर पहुंचेंगे, इन सब की जबानें अलग अलग हैं। लेकिन ओलंपिक के मुकाबलों के हवाले से सारी दुनिया का मीडिया मुंतजिर रहता है कि आज कितने गोल्ड मेडल्स का फैसला हुआ है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि एक गैर अंग्रेजी दां फर्द जब इन मुकाबलों में हिस्सा लेने जाता है, अच्छा खुद जापान का शुमार एक ऐसे मुल्क में होता है जहां पर जापानी जबान सरकारी जबान है, वहां के सारे प्रोग्राम इसी जबान में होते हैं। तो मेजबान मुल्क जो है जापान हो गया, उसमें शरीक जो ममालिक है वो अलग अलग ममालिक है, सबकी अलग अलग जबानें, अलग अलग भाषाएं हैं। और इंटरनेशनल मीडिया जब इस चीज को कवर करता है तो वो अंग्रेजी में करता है, और फिर अंग्रेजी के जरिए से फिर जहां जहां वो खबरें पहुंचती है वहां पर इलाकाई सतह पर जो ममालिक है वो अपनी अपनी जबानों में उसका तर्जुमा करते हैं। तो आप आलमी सतह पर भी देखिएगा कि बगैर तर्जुमे के, बगैर ट्रांसलेशन के काम के आप खबर निगारी का तस्वुर, रिपोर्टिंग का आप तस्वुर नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 24 सितंबर 24 सितंबर 1945 जब दूसरा विश्व युद्ध, हिंदी बोलने की मैं भी कोशिश कर रहा हूं, दूसरी आलमी जंग जब खत्म हुई, उसके बाद इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया था। इस इदारे के क़याम का मकसद आलमी सतह पर क़याम अमन को यकीनी बनाना है। हर साल, हर बरस सितंबर के महीने में इस इदारे की सालगिरह मनाई जाती है। इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस का खुसूसी इजलास तलब किया जाता है, हर साल होता है।
तो इस बरस कोरोना के सबब इजलास नहीं हो सका, लेकिन दुनिया इस इजलास में आमतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास होता है, इस इजलास में दुनिया भर के जो सुदूर ममलिकत हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स अंग्रेजी में बोलेंगे, मुख्तलिफ मुल्कों के जो सुदूर हैं वो उसमें शरीक होते हैं। और आप कभी अगर आपको यूट्यूब पर मौका मिला तो आप देखिएगा कि हर मुल्क का जो सदर होता है, प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो अपनी अपनी जबान में जाके वहां पर एड्रेस करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब अक़वाम मुत्तहिदा में बात करे थे तो उन्होंने हिंदी का भी इस्तेमाल किया था। बहुत सारे हिंदुस्तानी जो ट्रूप्स थे, नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में या खुसूसी इजलास में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। तो अलग अलग मुल्कों से जब वहां पर लोग पहुंचते हैं तो अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट, कि सारी दुनिया का मीडिया उसको कवरेज करता है। तो अब उस कवरेज के लिए भी फिर से तर्जुमे की जरूरत पड़ती है। आप उस चीज को समझिएगा कि दुनिया के अलग अलग, अगर अमेरिकी सदर जॉय बाइडेन वहां पर खिताब करेंगे, अगले बरस शायद वो खिताब करें, तो वो अंग्रेजी में बात करेंगे। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन जब वहां पर खिताब करेंगे तो वो अंग्रेजी में खिताब करेंगे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल वहां पर जब खिताब करेंगी तो वो जर्मन जबान में करेंगी। फ्रांस के सदर निकोलास सरकोजी जब खिताब करेंगे तो वो फ्रेंच जबान में करेंगे। रशिया के सदर जब जनरल असेंबली को खिताब करेंगे तो वो रूसी जबान में करेंगे। ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े ममालिक, और इनकी तकारीर को, इनके उस एड्रेस को सारी दुनिया का मीडिया कवर करता है, और बगैर ट्रांसलेशन किए कि उस कवरेज का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अजीज तालिब इल्मों, इस हवाले से सहाफत और तर्जुमा ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं, एक दूसरे की जरूरत है। मुल्क की सतह पर भी मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान की सतह पर भी सहाफत का तसव्वुर हम बगैर तर्जुमे के नहीं कर सकते। क्यों कि हर राज्य की, हर स्टेट की, हर सूबे की अलग अलग जबान है। हिंदी हमारी सरकारी जबान है। उर्दू, रियासत तेलंगाना जहां पर के आपकी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कायम है, यहाँ की जो सूबाई सतह की जो सरकारी जबान है वो तेलुगु है, लेकिन उर्दू यहाँ पर बहैसियत दूसरी सरकारी जबान का दर्जा रखती है। उसके बावजूद यहाँ पर कवरेज के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अगर कोई सरकारी प्रोग्राम होते हैं तो वो सारे सरकारी प्रोग्राम तेलुगु में होते हैं। और आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि उर्दू के हवाले से पूरा हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़े अखबार सरकारी प्रोग्राम तेलुगु में होते हैं। और आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि उर्दू के हवाले से पूरा हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़े अखबार, सबसे जदीद खुतूत पर इस्तेमाल, यानी आप कंटेम्प्रेरी देखिए, अंग्रेजी में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, दीगर जबानों में जिस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उस टेक्नोलॉजी से आरास्ता टेक्नोलॉजिकली उर्दू के अखबार भी ऑन पार विद अदर लैंग्वेज, दूसरी जबानों के, दूसरी भाषाओं के अखबार के बराबर हैं। तो एबीसी के हिसाब से उर्दू का सबसे जो लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है मुंसिफ, वो भी हैदराबाद से निकलता है। एनआरएस नेशनल रीडरशिप के हवाले से जो नुमाया अखबार है, एक अखबार की कॉपी को एक से ज्यादा लोग पढ़ना, रीडरशिप होती है। रीडरशिप और सर्कुलेशन में फर्क होता है। किसी अखबार का सर्कुलेशन कम हो सकता है लेकिन उसकी रीडरशिप ज्यादा होती है। कैसे, मैं आपको बतलाता हूं। एक अखबार अगर हमारी लाइब्रेरी उर्दू यूनिवर्सिटी की सैयद हामिद सेंट्रल लाइब्रेरी में आता है, एक अखबार उर्दू यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में आता है, उस अखबार को यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2000 बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर ऑन कैंपस मोड में कैंपस में आकर पढ़ने के लिए हर साल ऑन एन एवरेज 2000 के बच्चे एडमिशन लेते हैं। ठीक है, सभी ये 2000 बच्चे लाइब्रेरी नहीं जाते, लेकिन आप फर्ज कर लीजिए कि अगर 200 बच्चे भी लाइब्रेरी जाते हैं तो वहां एक अखबार रखा है, उस एक अखबार को 200 लोग पढ़ते हैं, तो सर्कुलेशन के एतबार से अखबार तो एक ही पब्लिश हो रहा है, लेकिन अखबार की उसी कॉपी को दिन भर में 200 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो उसका सर्कुलेशन कहलाता है, वो उसका रीडरशिप कहलाता है, वो उसकी रीडरशिप, उस अखबार की रीडरशिप होती है। जबकि सर्कुलेशन के एतबार से वो अखबार क्या होगा, एक ही अखबार है, उसके पढ़ने वालों की तादाद क्या है, सौों में है। तो इस तरीके से आप अपने घर के करीब लाइब्रेरी को भी देख सकते हैं, या कहीं पर कोई, आमतौर पर पहले हुआ करता था कि होटलों में अखबार रखा जाता था और लोग
चाय पीने के साथ साथ अखबार भी पढ़ा करते थे, या अखबार पढ़ने के लिए चाय पिया करते थे, इस तरह से होता था। तो अखबार अगरचे के वहां पर चाय खाने में एक ही होता था, लेकिन दिन भर में उस अखबार को सैकड़ों लोग पढ़ लेते थे। तो ये फर्क होता है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, सर्कुलेशन में और रीडरशिप में। लेकिन दोनों पैमानों पर हैदराबाद से शाया होने वाले जो अखबार हैं वो अहम रखते हैं। तो मैं आपको जो बतलाना चाह रहा था वो ये बात थी कि रियासत तेलंगाना की सरकारी जबान तेलुगु है। रियासत तेलंगाना के जितने सरकारी प्रोग्राम होते हैं वो तेलुगु जबान में होते हैं, लेकिन उर्दू के सभी अखबार उन प्रोग्रामों का कवरेज करते हैं, और उस कवरेज के लिए फिर से यहाँ पर तर्जुमे की जरूरत आती है कि बगैर तेलुगु से तर्जुमा किए के उर्दू अखबार तेलंगाना के सरकारी प्रोग्रामों का कवरेज नहीं कर सकते। तो एक अच्छे सहाफ़ी के लिए उसके आगे के मौके रोशन हो, उसको अपॉर्चुनिटीज अच्छे मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक से ज़्यादा ज़बानें जाने। जितनी ज़्यादा ज़बानें आप जानेंगे, मार्केट में आपकी उतनी ही डिमांड बढ़ेगी। अजीज तालिब इल्म, इसी के साथ जो जुड़ा हुआ दूसरा मौजू है वो सब एडिटिंग का है। एक सब एडिटर की जो जिम्मेदारियां हैं, द क्वालिटीज ऑफ ए सब एडिटर और रिक्वायरमेंट, क्या चीजें जरूरी है एक सब एडिटर के लिए। सब एडिटर यानी अखबार में जो खबरों का तर्जुमा करता है, खबरों को जगह के हवाले से या दीगर चैलेंजेस जो होते हैं, जगह कम है या जबान खराब है उसको दुरुस्त करना, अच्छी हेडलाइन लगाना, ये सारे काम सब एडिटर अंजाम देता है। तो सब एडिटर की ये पहचान है कि एक अच्छा सब एडिटर वही होता है जो तर्जुमे का काम अच्छे से कर सके, किसी भी जबान में हो वो उसका तर्जुमा करने का। जो सब एडिटर जितनी ज्यादा जबानें जानता है, मार्केट में उसकी उतनी ही ज्यादा डिमांड बढ़ती है। आज की इस क्लास में हालांकि हम पिछले इस हफ्ते के दौरान ही जिस तरीके से कल हमें दिक्कत पेश आई इंटरनेट की, अल्हम्दुलिल्लाह कल इंटरनेट का मसला सॉल्व हो गया, लेकिन आज हमारी क्लास में 5 ही तलबा हैं। हम आप सबसे दरखास्त करते हैं कि अगर आपने ये क्लास अटेंड की है तो अपने साथियों को, अपने क्लासमेट्स को भी बताइएगा कि अगर मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करके अपलोड ना करूं तब तब क्या होगा। आपकी सहूलत के लिए हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना हो। जी हाँ, ये बात उन्हीं को सुननी पड़ती है जो क्लास अटेंड करते हैं। जो क्लास अटेंड करते हैं उन्हीं को सुनना पड़ता है उन लोगों के मुतालिक जो क्लास अटेंड नहीं करते। ये है रिवायत दुनिया की, क्योंकि अगर वो आते तो फिर बात उन्हीं से हो जाती, और जब वो आते तो उनको तो फिर कोई तंबीह करने की, वान करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। मुझे तो इस हवाले से तकलीफ होती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, टीचर अपने तौर पर कोशिश कर रहा है कि क्लास पाबंदी से ले। अगर तालिब इल्म क्लासेस अटेंड ना करे, टीचर को अच्छा नहीं लगता। फिर टीचर भी ये चाहता है, अरे जब स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं तो वो भी क्यों दिलचस्पी ले। बहरहाल आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप अपने साथियों को इस हवाले से तवज्जो दिलाइएगा, और फिर जो आपके अखबार पढ़ने की एक जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको बराबर जारी रखिएगा। रोज़ाना की बुनियादों पर नोट्स लिखने की जो आदत है उनको भी आप जारी रखिएगा। बेहद शुक्रिया। अब बारी है क्लास के आखिरी हिस्से में सवालात की। अगर आप लोगों के कुछ सवालात हो तो पहले आप बराए करम रेज हैंड वाला ऑप्शन यूज़ कीजिएगा, और फिर आपके कुछ सवाल हो तो सवाल पूछिएगा। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? शमा परवीन का सवाल है, हमने पहले कहा कि अच्छा स्टूडेंट बनना है तो आपको अच्छा लिसनर बनना है। हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप रेज हैंड वाला ऑप्शन कीजिए, यूज कीजिएगा। आपका सवाल अगर मैं सुना हूं तो आपने सवाल पूछा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, यही सवाल है आपका? जी सर। चलिए, मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब हमारी क्लास में मौजूद कोई दूसरा तालिब इल्म दे। जसारत जवाब दीजिएगा। जी सर, ये सर का अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो मेरा रूटीन ही हिसाब से इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म ही है। फिर से रिपीट कीजिए। इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म। जी शमा, जवाब मिला आपको? आप जी हमारी सर। गूगल क्लासरूम में आप शामिल हैं हमारे साथ? जी सर।
आप जरा उस क्लासरूम का टाइटल देखिएगा, हमने अपने पर्चे का जो नाम है वहां पर उस क्लासरूम में भी उसको जी सर। मेंशन किया है। जी। और कोई सवाल? हाँ जैसा सर सवाल जिस तरह से 5 सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एंड मीडिया, दूसरा इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म, तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास और पांचवा नेशनल सर्विस स्कीम। तो अभी तक हम लोग का 3 ही क्लास हो रहा है। एक हुसैन अब्बास सर का इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एंड मीडिया, और दूसरा आपका इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म, और तीसरा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 3 क्लास हो रहा है। बाकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल और नेशनल सर्विस स्कीम, ये दोनों सब्जेक्ट का क्लास सर शुरू नहीं हुआ या फिर हम लोग को जानकारी नहीं है सर? हाँ, इस सिलसिले में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे हेड सर से बात कीजिएगा। वो एनएसएस जो है मेरे हिसाब से वो हेड सर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक मर्तबा बात कीजिएगा। क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट का जिम्मेदार हूँ, तो मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के मुतालिक आपको गाइड नहीं कर सकता। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप हेड सर से इस हवाले से बात कीजिएगा। अगर फ़ोन पर बात नहीं होती तो मैसेज दीजिएगा। आपकी क्लास का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव या क्लास की मॉनिटर का तरह कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी को दी है, तो उसके ज़रिए से आप बात कीजिएगा, तो शायद आपको कोई गाइडेंस मिल जाए। ओके सर। चलिए गुलसबा, आपका कोई सवाल? नो सर। अमान खान? जी नहीं सर। चलिए, आप सबका शुक्रिया। अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखिएगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, और जो कुछ अपडेट है आपको मिलता रहेगा कि कब यूनिवर्सिटी रीओपन होगी, कब हमारी क्लासेस शुरू होगी। फिलहाल हम इस हवाले से दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द हालात बेहतर हों और फिर आप हजरात के साथ हमारी फेस टू फेस क्लास हो। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।